आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए चाय का सहारा लेते हुए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था, नस्ट इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली थी। आज बच्चों हम उसी के आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है निर्देश इलेक्ट्रोड। तो आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं निर्देश इलेक्ट्रोड पर। अच्छा बच्चों, आप लोगों को जो मैंने न्यूमेरिकल बताए थे नस्ट इक्वेशन के, तो नस्ट इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल थे उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनका एक साथ वीडियो अपलोड करूंगा। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन पर। चलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर। तो हम लोग आज बच्चों सीखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या सीखेंगे बच्चों? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। चलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर हम लोग बात करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या निर्देश इलेक्ट्रोड। निर्देश इलेक्ट्रोड इसको हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बच्चों? इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं इसको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड, ये भी कहते हैं। तो बच्चों, ये होता क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों, जब भी हम कोई इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसी भी मेथड से अगर चाहें कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव को हम ज्ञात कर लें तो वो संभव नहीं है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को किसी भी मेथड से ज्ञात करना संभव नहीं है। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या इलेक्ट्रोड विभव ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग विभवांतर नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं? विभवांतर नाप सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें किसी इलेक्ट्रोड का विभवांतर नापना है तो उसके लिए हमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर विभवांतर नापना है तो उसके लिए हमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दो इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर नाप सकते हैं, विभवांतर नाप सकते हैं। परंतु किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नापने की ऐसी कोई भी विधि नहीं है। क्योंकि हम विभवांतर नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं? हम क्या नाप सकते हैं? विभवांतर नाप सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड विभव देखना है। प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड या निर्देश इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों, इसमें होता क्या है? इसमें आपको जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का ये उपकरण होता है और इस प्रकार के उपकरण को सजाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक प्लेटिनम का वायर है। किसका वायर है? ये एक प्लेटिनम का तार है। ये बच्चों प्लेटिनम का तार है।
ठीक है, एक प्लेटिनम का सीधा। और इसमें क्या होता है, ये एक पत्ती लगी होती है जो कि प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित होती है। प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित एक पट्टी होती है इसमें। और बच्चों यहां से हम एक वायुमंडलीय दाब वाली हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, एक वायुमंडल दाब की, एक वायुमंडल दाब की हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इसके अंदर बच्चों एक मोलर कंसंट्रेशन का, एक मोलर सांद्रता का इसमें विलयन भर देते हैं। तो एक मोलर सांद्रता का, चलिए इसमें हम HCl ही विलयन भर देते हैं। कौन सा विलयन भर देते हैं बच्चों, एक मोलर सांद्रता का हम HCl विलयन भर देते हैं, एक मोलर सांद्रता का HCl विलयन भर देते हैं इसके अंदर। एक मोलर सांद्रता का HCl विलयन भर देते हैं। जब गैस जाएगी तो बबल्स बनाएगी। तो जरा बबल्स को देख लीजिए आप, किस टाइप के बबल्स बनते हैं यहाँ पे, इस टाइप के, ऐसे ऐसे इस प्रकार से बबल्स निकलते हैं। तो बच्चों इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें इसके विषय में लिखना है, क्या क्या इसमें लिखना है आपको। क्या होता है, सबसे पहले क्या बताया इसमें बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। एक प्लेटिनम का तार होता है जिसके नीचे की ओर प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित प्लेटिनम की पतली सी पन्नी जुड़ी होती है। बच्चों ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित ये वाली, ये क्या होती है, प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित एक पतली सी पन्नी सी जुड़ी होती है। इसके आगे है, इसमें देखो बच्चों क्या और होता है, यह धात्विक तार, जो धात्विक प्लेटिनम का जो तार है वो एक मोलर सांद्रता के अम्ल में डूबा रहता है। ये जिस विलयन में डूबा है उसकी सांद्रता कितनी है बच्चों, एक मोलर है। कितनी है, एक मोलर। अम्ल में डूबे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर एक वायुमंडलीय दाब की हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर होगा क्या, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण इस प्रकार संयोजित करते हैं कि उस पर अधिशोषित H2 का दाब एक वायुमंडलीय बना रहे। समझ में आई बात, इसमें अधिशोषित जो हाइड्रोजन गैस है उसका दाब एक वायुमंडलीय बना रहे, और पूरी युक्ति का जो ताप है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इतना करने पर ये जो इलेक्ट्रोड बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव का फिगर बता दिया था और मौखिक रूप से मैंने इसको आपको समझा भी दिया था। अब इसको रिटर्न रूप में आइए चलिए देख लेते हैं, और आप लोग भी अगर लिखना चाहो तो ऐसे ही कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों देख लीजिए जरा क्या लिखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है, तार ये काहे का होता है, ये बच्चों होता है, ये प्लेटिनम का होता है। ये तार काहे का होता है, प्लेटिनम का होता है। तो वही लिखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है जिसके नीचे की ओर प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित, जिसके नीचे की ओर, देखो नीचे की ओर, इधर आ जाओ, नीचे की ओर प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित प्लेटिनम की पतली सी पन्नी जुड़ी होती है। इसके नीचे प्लेटिनम ब्लैक से आच्छादित प्लेटिनम की पतली सी पन्नी जुड़ी होती है। यह धात्विक तार, ये जो वाला जो बच्चों धात्विक तार है, यह धात्विक तार एक मोलर H+ सांद्रता के अम्ल में डूबा रहता है। ये जो तार है ये एक मोलर सांद्रता के H+ अम्ल में डूबा रहता है। ये जो यहाँ पर है ये एक मोलर HCl है। तो एक मोलर सांद्रता के HCl
या अम्ल में डूबा रहता है। कोई भी अम्ल हो सकता है, जरूरी नहीं है Cl हो, लेकिन 1 मोलर सांद्रता का होना चाहिए। इसके बाद में लिखा है अम्ल में डूबे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, ये जो अम्ल में डूबा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, यहाँ से एक वायुमंडलीय दाब की हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर H2 का अधिशोषण इस प्रकार संयोजित करते हैं। भाई इसमें प्रवाहित करोगे एक वायुमंडलीय दाब की हाइड्रोजन गैस, तो इस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर अधिशोषण होने लगता है, और अधिशोषण को बच्चों इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि इस पर अधिशोषण पर इस प्रकार संयोजित करते हैं कि उस पर अधिशोषित H2 का दाब एक वायुमंडलीय बना रहे। यहाँ पर जितनी भी अधिशोषित हाइड्रोजन है, भाई प्लेटिनम की ये जो पन्नी है यहाँ पे ये अधिशोषित करेगी हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं कि जो अधिशोषित हाइड्रोजन है उसका दाब कितना बना रहे, एक वायुमंडल बना रहे। और याद रखना है इस पूर्ण युक्ति का ताप कितना रखते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इस पूर्ण युक्ति का जो ताप है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इतना रखने पर इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, इन सभी स्थितियों पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना गया है, 0.00 वोल्ट माना गया है। इतना माना गया है। अब बच्चों अब जरा ध्यान देना, इसका जो इलेक्ट्रोड है वो कितना माना गया है, इसका जो इलेक्ट्रोड है वो माना गया है 0.00 वोल्ट। अब इसके साथ में जिस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना होगा, आप कुछ नहीं आपको करना है, उस इलेक्ट्रोड को इसके साथ गैल्वेनोमीटर की सहायता से आपको जोड़ देना है। क्या करना है, जिस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है उस इलेक्ट्रोड को गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसमें जोड़ देना है, और गैल्वेनोमीटर में जो भी विक्षेप हो उसको आपको पढ़ लेना है। वो विक्षेप क्या बताएगा, वो जो इससे जोड़ा गया है उसी का इलेक्ट्रोड विभव बताएगा। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव तो कितना माना गया है, 0 माना गया है। तो इस प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या निर्देश इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए आपको निर्देश इलेक्ट्रोड आपको इस प्रकार से तैयार करना होता है, और निर्देश इलेक्ट्रोड को तैयार करने के बाद में जिस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है उस इलेक्ट्रोड को आप गैल्वेनोमीटर की सहायता से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दोगे, और गैल्वेनोमीटर में जो भी विक्षेप होगा वो उसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को बताएगा। क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0, और आप जानते हो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। तो जब इसका 0 है तो जो भी डिफरेंस होगा वो किसका होगा, सामने वाले का, जो इससे अटैच किया गया। तो इस प्रकार से हर एक इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया गया। पहले इलेक्ट्रोड बनाया गया और उसको किससे, SHE से, इसको हम लोग SHE भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने आपको क्या बताया, आज हमने आपको निर्देश इलेक्ट्रोड के विषय में समझाया, और निर्देश इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके विषय में आपको बताया बाकायदा फिगर से। इस प्रकार से सारे जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं सबका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया, और ज्ञात करके एक पूरी टेबल तैयार की गई जिसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ऐसा है कि इसकी मदद से सारे इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव आराम से ज्ञात किया जा सकता है।
इलेक्ट्रोड विभव जब ज्ञात हो गया तो कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम था और कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव बहुत अधिक था। मतलब कुल मिला के जितने भी इलेक्ट्रोड थे सबका इलेक्ट्रोड विभव इसकी मदद से ज्ञात कर लिया गया। फिर उनको क्या किया, इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया। सबसे छोटा जिसका होता है उसको सबसे पहले रखा गया, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, ऐसे रखते गए। तो ऐसे रखकर एक पूरी की पूरी श्रेणी तैयार की गई। जरा ध्यान समझिए, जितने भी इलेक्ट्रोड थे सारे इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव इसके SHE से जोड़कर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया। फिर उन सभी को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक पूरी की पूरी सीरीज डेवलप की गई है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पर अब बात करेंगे। बच्चों निर्देश इलेक्ट्रोड में आप लोगों को बताया अभी था, क्या बताया था कि निर्देश इलेक्ट्रोड की मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब जैसे मान लीजिए जितने भी इलेक्ट्रोड उस समय बनाए गए थे उन सभी इलेक्ट्रोडों को निर्देश इलेक्ट्रोड से जोड़कर सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया गया था और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक पूरी सीरीज बनाई गई जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग कहते हैं। तो बच्चों अब चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के विषय में सीख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी की। किसकी बात करेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी की। चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की हम लोग बात करते हैं। अब बच्चों हमें बात करनी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिए, इसमें जो सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव है वो है लिथियम का और सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु भी लिथियम है, तो सबसे टॉप पर रखा गया है इसको। तो चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी की पूरी हम जनरेट करे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे टॉप पर है लिथियम, ये बच्चों आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें सबका अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अपना अपना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों इनका हम लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका कितना है, तो उस हिसाब से आप लोग भी लिख लेना।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, जब क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया जाएगा, तो उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी लेकिन आपको सुविधा के लिए हम लिख देते हैं। हाँ तो बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी किस हिसाब से अरेंज की है वो मैंने आपको लिख दी। इसके साथ साथ सबके हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे वो भी लिख दिए। जैसा कि आप देख रहे हो सामने कि लिथियम का है माइनस का 3.04 वोल्ट, ये दिया है लिथियम का ये, और पोटेशियम का माइनस का 2.92। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हो वैसे वैसे इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है। देखिए जरा नीचे वाले में प्लस का है, थोड़ा सा लार्ज कर दें क्या, ज्यादा लार्ज हो गया, लेकिन देख लीजिए आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, लिथियम का सबसे कम लिथियम का है, फिर पोटेशियम का, फिर बेरिलियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का, फिर सोडियम का, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम का, Mn का, Zn का, Cr का, फिर Fe डबल प्लस का, फिर इसके बाद में Cd का, CO का। इस प्रकार से आप देख रहे हो नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, जबकि इसकी क्रियाशीलता घटती है। क्या होता है, क्रियाशीलता घटती है बच्चों। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अप से डाउन आने पर सक्रियता का घटता क्रम। ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता घटती है जबकि इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। तो लिख सकते हो इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम, इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता क्रम। ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता इनकी घटती है जबकि इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो आप लोग इस सारणी को अपनी कॉपी में आप बना लीजिए, और अगर हो सके तो इलेक्ट्रोड विभव इनके याद कर लीजिए, और अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी इनके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताओं की। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, चलिए इसकी विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको एक किनारे लगाते हैं। विशेषता नंबर 1 है, विशेषता डाल लीजिए या गुण डाल लीजिए, गुण या विशेषता। विशेषता इसकी क्या है, गुण क्या है, इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली विशेषता क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में यानी ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रखी हुई धातुएं, ऊपर रखी धातुएं अपने से नीचे रखी धातुओं की अपेक्षा प्रबल अपचायक होती है। ऊपर रखी हुई धातुएं अपने से नीचे रखी हुई धातुओं की अपेक्षा प्रबल अपचायक होती हैं। अगर ये ऐसे ना समझ में आए तो अर्थात ऊपर रखी हुई धातुएं, ऊपर
रखी हुई धातुएं अपने से नीचे रखी धातुओं के लवण विलयन से क्रिया कर स्वयं लवण विलयन बनाते हैं, लवण विलयन बनाती हैं और लवण वाली धातु को विस्थापित करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की हुई धातुएं अपने से नीचे रखी हुई धातुओं की अपेक्षा प्रबल अपचायक होती है, अर्थात ऊपर की हुई धातुएं अपने से नीचे रखी हुई धातुओं के लवण विलयन से क्रिया कर स्वयं लवण विलयन बनाती हैं और लवण वाली धातु को विस्थापित करती हैं। अब इसके बाद में हम लोग विशेषता नंबर 2 जानेंगे। विशेषता नंबर 2, विशेषता नंबर 2 कहती है हाइड्रोजन से ऊपर रखी सभी धातुएं अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं, करती हैं। हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए सभी धातुएं। और तीसरी विशेषता है सोडियम तथा सोडियम से ऊपर रखी सभी धातुएं सोडियम तथा सोडियम से ऊपर रखी हुई सभी धातुएं साधारण ताप पर ठंडे जल से अपक्रिया कर लेते हैं। सोडियम तथा सोडियम से ऊपर की सभी धातुएं साधारण ताप पर ठंडे जल से अपक्रिया कर लेती हैं। चलिए बच्चों, इन विशेषताओं और विद्युत रासायनिक श्रेणी के बेसिस पर हम लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या थोड़ा छोटा कर दें? हाँ, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये विशेषताएं नोट कर लीजिए। इसी विशेषताओं से रिलेटेड हम लोग एक आध क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रियाओं के आधार पर प्रश्न। रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी का विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण करो। कौन कौन सी अभिक्रियाएं दी हैं? पहली अभिक्रिया दी है A+H2SO4 tends to ASO4 plus H2। दूसरी बच्चों देख लीजिए C+ACl2 tends to CCl2 plus A। तीसरी अभिक्रिया देख लीजिए C+ECl2 tends to कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। फोर्थ नंबर पे D+2BCl tends to DCl2 plus 2B। और फिफ्थ नंबर में देख लीजिए D+H2SO4 कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। बच्चों ये आपको 5 अभिक्रियाएं दी हुई हैं। इन अभिक्रियाओं की मदद से हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी बनानी है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोजीशन फिक्स करनी है कि टॉप पे कौन होगा और बॉटम में कौन होगा, सबसे ऊपर कौन होगा और सबसे नीचे कौन होगा। तो चलिए अभिक्रियाओं को पढ़कर हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण करेंगे। देख लीजिए जरा कैसे। देखिए पहली अभिक्रिया से आपको क्या पता चल रहा है, AH2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए AH2SO4 से अभिक्रिया करके ASO4 बना रहा है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है, यानी AH2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है। और जो अभिक्रिया कर लेता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है। विशेषता में मैंने बताया था ना आपको बच्चों, विशेषता में मैंने क्या बताया था, जरा देखो। विशेषता में लिखा है हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। तो यहाँ पर A जो है वो अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करके H2 को विस्थापित कर रहा है। इसका मतलब A क्या होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा। जैसे ये मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से ऊपर होगा A, होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों, समझ में आई बात। देखो फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो जरा देख लीजिए। इसमें लिखा हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई सभी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा वही अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पर आप रिएक्शन को देख रहे हो, रिएक्शन में ए ने अभिक्रिया की अम्लों से और हाइड्रोजन को निकाला, इसका मतलब ए कहाँ होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा। तो ए को हमने हाइड्रोजन से ऊपर बैठाला। अब इसके बाद में आगे देखिए ए का विलयन है, विलयन का है ए का, और उसमें सी की अभिक्रिया कराई जा रही, और आप देख रहे हो सी वाकई में इससे अभिक्रिया कर रहा है और ए को विस्थापित कर रहा है। ध्यान समझो, विलयन का है ए का, विलयन किसका है, ए का, और अभिक्रिया कौन कर रहा है, सी, और सी अभिक्रिया कर ले रहा है, इसका मतलब सी ए से ऊपर होगा। विशेषता नंबर फर्स्ट देखिए, विशेषता नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा, ऊपर रखी हुई धातुएं ही
जो ऊपर रखी हुई धातुएं हैं अपने से नीचे रखी हुई धातुओं के लवण विलयन से। तो यहाँ पर बच्चों लवण विलयन किसका है, यहाँ पर लवण विलयन है ए का, और धातु कौन सी डाली जा रही है, सी। और अगर हम ऊपर रखी हुई धातु को अपने से नीचे रखी हुई धातु के लवण विलयन में विलयन से क्रिया कराते हैं, लवण विलयन ऊपर रखी हुई धातुएं अपने से नीचे रखी हुई धातुओं के लवण विलयन से क्रिया करके स्वयं लवण विलयन बना लेती, खुद लवण विलयन बना लेगी और लवण वाली धातु को विस्थापित कर देंगे। तो यही तो यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है, यही हो रहा है बच्चों। देखिए सी को ए के लवण विलयन में डाला जा रहा है और सी इससे अपक्रिया करके ए को विस्थापित कर रहा है, यानी ए जो है वो सी से कैसा है, नीचे है। तो सी इसके ऊपर होगा, सी कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब बच्चों जब सी को ई के लवण विलयन में डाला जा रहा है तो ये इससे अपक्रिया नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा, हो सकता है सी जो है वो ई से नीचे होगा, सी कमजोर होगा, ई स्ट्रांग होगा, इसीलिए तो सी ई के लवण विलयन से अपक्रिया नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर सी इससे अपक्रिया कर लेता इसका मतलब ई से भी ऊपर होता। सी ई के लवण विलयन से अपक्रिया नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सी कमजोर पड़ जाएगा, अर्थात सी नीचे होगा, ई कहाँ होगा, ऊपर होगा। अगर ये इससे अपक्रिया कर लेता, समझो जरा, सी ई से अपक्रिया कर लेता और करके लवण विलयन बना लेता तो सी ई से ऊपर हो जाता। लेकिन जब सी को ई में डाला गया तो ई के लवण विलयन से सी अपक्रिया नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ई जो है वो सी से ऊपर होगा। तो ई को बैठा दीजिए यहाँ पर। इसके बाद में बच्चों जरा देखिए डी बी से बी के लवण विलयन से अपक्रिया कर रहा है, लेकिन ना तो अभी हमें डी की पोजीशन पता है, तो इस अपक्रिया को हम थोड़ा बाद में देखते हैं। नीचे वाले देखते हैं, डी को H2SO4 से अपक्रिया कराएगी और देखो डी H2SO4 से अपक्रिया नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है डी अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल पा रहा है। तो हाइड्रोजन गैस को कब नहीं निकाल पाएगा, जब H2 से नीचे होगा। क्या होगा, H2 से नीचे होगा, हाइड्रोजन से नीचे होगा। तो यहाँ पर डी बनाओ। अब आ जाओ, डी की पोजीशन पता हो गई। तो देखो डी को डाला गया बी के लवण विलयन में, डी को डाला गया बी के लवण विलयन में और डी ने बी के लवण विलयन से अपक्रिया कर ली। इसका मतलब डी ऊपर होगा तभी तो कर पाएगा। तो डी ऊपर होगा और बी नीचे होगा, तो डी के नीचे बना दीजिए बी। ये आपकी बन गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही आपका आंसर है। सबसे ऊपर कौन सा होगा, ई। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ई फिर सी फिर ए फिर एच फिर डी फिर बी। क्रम क्या हो गया, ई सी ए एच डी डी बी, ये हो गया क्रम। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बच्चों इसी क्रम में एक और न्यूमेरिकल क्या हो जाए, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फिर से प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं की सहायता से विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण करो। अभिक्रिया कौन सी है, आइए चलिए अभिक्रिया लिख लेते हैं। चलिए पहली अभिक्रिया 2A प्लस 2HCl, 2A प्लस 2HCl टेंड्स टू 2ACl प्लस CH2। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, B प्लस 2HCl टेंड्स टू BCl2 प्लस CH2। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, 2A प्लस BCl2 टेंड्स टू 2ACl प्लस B।
फोर्थ अपक्रिया कौन सी है? फोर्थ है D+CCl2 टेंड्स टू DCl2+C। और फिफ्थ देख लीजिए D+HCl टेंड्स टू DCl2+C। रुक जाओ, कहीं गड़बड़ हो गया। D+CCl2, यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होगा बच्चों। क्या होगा इसमें? लिखना है कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। चलिए बच्चों, इसको समझते हैं। इसके आधार पर हम ECS बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे। आइए चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहली रिएक्शन से आपको क्या नोटिस कर रहे हो? पहली रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है? पहली रिएक्शन में आप लोग देख रहे होंगे कि HCl से अवक्रिया करके H2 गैस निकाल रहा है। फिर से वही कहना है, विशेषता नंबर 2 में जाओ। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वही अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे। तो A अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? A जो होगा वो हाइड्रोजन से कहाँ होगा? ऊपर। कहाँ होगा? ऊपर। नहीं बात समझ में आई? बच्चों, आप लोगों को बताया था विशेषता नंबर 2 में हमने कहा था कि जितनी भी धातुएं अम्लों से ऊपर होती हैं, सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर होती, वही अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाते। तो यहाँ पर A ने अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाली। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वह हाइड्रोजन से ऊपर है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर रखा, A आपकी ऊपर है। अब आइए इसके बाद में सेकंड वाले में देख लीजिए, B भी अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है। इसका मतलब B भी H से ऊपर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो B भी अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है, तो ये भी ऊपर होगा। तो अब A ऊपर बना दिया, B भी ऊपर बनाएंगे, लेकिन A और B की पोजीशन कैसे फिक्स करेंगे? A ऊपर है कि B ऊपर है? भाई ये हमें पता हो गया पहले वाले रिएक्शन से कि A हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन अब दूसरी वाली रिएक्शन से हमें बदल रहा है B भी हाइड्रोजन से ऊपर है। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि A ऊपर है कि B ऊपर है, तो उसके लिए तीसरी वाली रिएक्शन आपको बताएगी। ये दो तीसरी वाली रिएक्शन क्या बता रही है? A को B के लवण विलयन में डाला जा रहा है। A को B के लवण विलयन में डाला जा रहा है और A उस लवण विलयन से अपक्रिया कर रहा है। A को B के लवण विलयन में डाला जा रहा है और A क्या कर रहा है? उस लवण विलयन से अपक्रिया कर रहा है और करके B को विस्थापित कर रहा है। तो A जब B से ऊपर होगा तभी तो ऐसा होगा। A कहाँ होगा? A होगा B से ऊपर। A B से ऊपर होगा तभी A से अपक्रिया कर पाएगा, क्योंकि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है? ऊपर रखी हुई धातु अपने एक से नीचे रखी हुई धातुओं के लवण विलयन से अपक्रिया करके स्वयं लवण विलयन बना लेंगे और लवण वाली धातु को विस्थापित कर देंगे। वही तो ये कर रहा है। ऊपर वाली ये ऊपर होगा, नीचे वाली धातु के लवण विलयन से अपक्रिया करके स्वयं लवण विलयन बना लेगा और लवण वाली धातु को विस्थापित कर देगा। इसका मतलब A ऊपर है, B कहाँ है? नीचे। तो A ऊपर, B नीचे। ये तीन अपक्रियाएं कंफर्म हो गई। अब देखिए D की पोजीशन फिक्स नहीं है ना, C की पोजीशन फिक्स है। तो सबसे पहले नीचे में आ जाओ। देखो D को जब HCl यानी अम्ल में डाला जा रहा है तो कोई अपक्रिया नहीं कर पा रहा है। D HCl से कोई अपक्रिया नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब D क्या होगा? वो H से नीचे होगा। D कहाँ होगा? H से नीचे होगा। अब इसके बाद में D को C के लवण विलयन में डाला जा रहा है। D को C के लवण विलयन में डाला जा रहा है और D जो है वो C के लवण विलयन से अपक्रिया कर रहा है। D C के लवण विलयन में डाला जा रहा है और D C के लवण विलयन से अपक्रिया कर रहा है। इसका मतलब D ऊपर होगा, C नीचे होगा, तभी तो ये C का अपक्रिया करके लवण विलयन बना पाएगा। तो D ऊपर, C नीचे। तो बच्चों ये हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसका आ गया A, फिर B, फिर H, फिर D और फिर C। ये हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी के ये दोनों आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल के माध्यम से हम विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको सिखा पाए हैं। अब बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में जनरली आपको इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे, तो आप लोग देख लेना, इसी टाइप से उनको सॉल्व करना है। अब बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बैटरीज के विषय में पढ़ेंगे, सेल के विषय में पढ़ेंगे
कि आप लोगों ने डेनियल सेल का नाम सुना होगा। डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गए, सीसा संचायक सेल हो गया, ईंधन सेल हो गया। इन पर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।